बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है, इसमें जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से जो टैक्स पेयर हैं उनको नोटिस रिसीव होते हैं, और जब नॉर्मल हम बिज़नेस कर रहे होते हैं या कोई काम कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, और एफबीआर उसके पीछे जो एफबीआर की टीम है वो उस पे वर्किंग करती है। और जैसे आपको पता है कि अब सारा जो ऑपरेशंस है वन विंडो हो चुके हैं, एफबीआर, बैंक, नादरा और एक्साइज, टैक्सेशन, ये सारी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे जिस तरह प्रॉपर्टी वैल्यूएशन डिपार्टमेंट है, जो लैंड डिपार्टमेंट है, ये सारे के सारे लिंक कर दिए गए हैं वन विंडो के थ्रू। कि आप कोई भी टैक्स पेयर अगर आपके नाम पे अगर एक बिल्डिंग है, कोई प्लाट है और आप रिटर्न में डिक्लेयर नहीं करेंगे तो उसके ऊपर आपको नोटिस रिसीव होगा। लेकिन ये तो चूँकि वो चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो 2 कॉमन जो इश्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि जिसका हमें ट्रांज़ैक्शंस करते हुए अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें नोटिस आता है कि आपने इस साल की रिटर्न फाइल नहीं की, या आपने ये चीज़ डिक्लेयर नहीं की, या आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की। तो वो क्या इश्यूज़ हैं? उसमें से सबसे पहला जो इश्यू है वो क्या है? इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है? अनरजिस्टर्ड ने सेल की किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। अच्छा, अब अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड का जो डिफरेंस है यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि रजिस्टर्ड का मतलब है कि जिसका एनटीएन भी है और एसटीआर नंबर यानी कि सेल टैक्स नंबर भी है। अनरजिस्टर्ड का मतलब है, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि सिर्फ जिसका सीएनएसी नंबर है, ठीक है? वैसे तो आईडी कार्ड नंबर जो है वो अब एनटीएन में कन्वर्ट तब होता है जब आप उसका हम फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि ये एक बड़ा जनरल सा बंदा है जो जिसका सिर्फ और सिर्फ जो सीएनएसी नंबर है, और इसका कोई इसने एनटीएन के लिए अप्लाई नहीं किया, इसको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, या ये अपने बी अकाउंट से कुछ कर रहा है। एबीसी का जो अकाउंट है इसके ऊपर सेपरेट हम डिस्कशन करेंगे। अब इसने एक प्रोडक्ट सेल की, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चीज़ थी, हम एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोडक्ट ए जो है इसने सेल कर दी 1 लाख रुपए की, ठीक है? इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे इसकी। 1 लाख की इसने सेल की। अब इसने कहा जी, ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, क्योंकि इसने कंप्लाइंस करनी है तो ये क्या करेगा, ये इनकम टैक्स भी विदहेल्ड करेगा, ठीक है? इसने इसने इनकम टैक्स भी विदहेल्ड करना है, और अगर ये विदहोल्डिंग एजेंट है, और अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये कंपनी है जिसको आप सेल दे रहे हैं और ये सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड है, यानी कि इसका सेल टैक्स भी विदहोल्ड होना है, जिसको हम STWH कहते हैं, ठीक है जी? अब इसने जब सेल की तो इसने कहा जी मैंने तो आपसे लेना है 1 लाख रुपया, मेरी तरफ से आप इनकम टैक्स खुद जमा कराएं ना करवाएं, मेरा इशू नहीं है, ठीक है? तो जब ये मिस्टर ए ने 1 लाख, अगर इसको थोड़ी सी भी अवेयरनेस होगी टैक्स की, तो ये कहेगा कि जी मैंने तो 1 लाख लेना है। लेकिन हम अज्यूम ये करते हैं कि ये जो मिस्टर जिसको हम सेल कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को, ये आपको 1 लाख दे देता और टैक्स जमा करवाता ही नहीं है। हमारी अजम्पशन ये होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि इसने तो कंप्लाइंस करनी है। वो क्या करता है, इस अमाउंट को ग्रॉस अप करता है। ग्रॉस अप करने के बाद फॉर एग्जांपल वो अमाउंट बन जाती है 1 लाख। हम 8% अगर 9% वो जमा कर लें और 5% तो 1,14,000 पे एग्जाम्पल, वैसे इससे ज़्यादा बनेगी, हम अज्यूम कर लेते हैं 1,14,000, ठीक है? वो अपना एक्सपेंस बुक करेगा इस अमाउंट से, और इनकम टैक्स विदहेल्ड करता है लेट से 9%, यानी कि नॉन फाइलर का रेट है, और सेल टैक्स भी 5% विदहेल्ड कर लेता है, ठीक है? ये अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिए, ठीक है? अब होगा क्या, आपने तो जनाब, इस बंदे ने तो 1 लाख लिया और इसने कहा जी मेरे तो पैसे मिल गए हैं, अब ये कैश में ले सकता है, अगर ये पार्टी रजिस्टर्ड है तो हो सकता है बैंक में दे दे। तो अब उसने तो कहा जी मैंने तो 1 लाख रुपया ले लिया है, अब हो सकता है मेरे नाम पे कोई भी चीज़ें जमा नहीं हुई, कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई, और इसने टैक्स भी जमा नहीं करवाया, तो इसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, और ये ट्रांजेक्शन पे ट्रांजेक्शन होती गई, चलती गई। अब जो मिस्टर बी था, रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने जनाब आपके नाम पे 9% इनकम टैक्स भी जमा करवा दिया है और सेल टैक्स भी जमा करा दिया है।
अब गवर्नमेंट के केस में जो इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़ हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो एक है और सेल टैक्स का डिपार्टमेंट दूसरा है। तो जब ये आपके नाम पे 5% भी जमा हो रहा होगा, यानी कि सेल टैक्स विथहेल्ड भी और इनकम टैक्स भी, और ये बंदे का सिर्फ और सिर्फ CNSE नंबर है और उसने कोई रिटर्न फाइल नहीं की, कोई NTN नहीं है, तो ये इसके नाम पे ट्रांजैक्शन होती जाएंगी, चलती जाएंगी। तो वन फाइन डे जब ये एक अमाउंट मटीरियल बन जाएगी, फॉर एग्जाम्पल एक साल में इसने 2 मिलियन की ट्रांजेक्शन कर दी है, तो ये जो लोकल RTO होगा जहाँ पे ये बंदा जिसका नहीं कि जिसका ID कार्ड नंबर है, वो RTO आपको एक नोटिस शेयर कर देगा। ठीक है, अगर नोटिस शेयर नहीं करेगा तो वो किसी दूसरे तरीके से आपको किसी भी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, और जब आपको इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो आपको कहा जाएगा कि भाई आपके नाम पे, आपके ID कार्ड पे आप तो बिजनेस कर रहे हैं, 2 मिलियन की ट्रांजेक्शन है और आपने अपना NTN ही नहीं बनाया हुआ, आपने तो जनाब अपना रिटर्न फाइल नहीं की हुई। तो उस बेस पे होगा क्या कि इसके ऊपर स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स लगा के आपके ऊपर नोटिस इशू कर दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा किसी भी तरीके से। तो उसकी रीज़न ये है कि बैंक की इन्फॉर्मेशन है, नादरा की है, BR की है, ये सारे डिपार्टमेंट लिंक है, किसी ना किसी तरीके से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि भाई आपके नाम पे ट्रांजेक्शन्स हैं और आपने तो डिक्लेयर नहीं की हुई। तो आप तो बेखबर हैं, आप तो बिजनेस कर रहे हैं, आप तो ये कब समझ रहे हैं कि जनाब 1 लाख रुपया मैंने लिया है बस ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो बंदा है, आपने जब सेल करनी है तो आपने एक चीज़ को बड़ा क्लियरली नोटिस करना है। सबसे पहले तो आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं। अगर आप किसी वजह से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने जिनको सेल करनी है उनसे क्लैरिटी लें कि आप मेरे नाम पे टैक्स जमा करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। तो अगर आपके नाम पे ID कार्ड लेके टैक्स जमा करवा देंगे और आप इस चीज़ पे बेखबर हैं और आपके नाम पे ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो FBR के पास आपका डाटा जा रहा है, क्योंकि जब ये टैक्स जमा होना है तो आपके ID कार्ड पे जमा होना है। जब ये टैक्स जमा होगा आपके ID कार्ड पे जमा होगा, तो वन फाइन डे जब एक मटेरियल अमाउंट बन जाएगी तो उसके बाद आपके ऊपर नोटिस आएगा और आप एक्सप्लेन करने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो इस वजह से आज ही इस चीज़ को कंट्रोल करें कि अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं और आपके नाम पे वो अगर ID कार्ड नंबर पे आपके कुछ टैक्स जमा हो रहा है, तो अगर उन्होंने जमा करवाया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्योंकि डुअल चेक है, FBR के पास इंफॉर्मेशन जा रही है, तो फिर आपको भी यहाँ पे अपनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो ये एक कंट्रोल है, चेक है, इसको लाजमी मॉनिटर करें। इसकी वजह से बेशुमार नोटिस रिसीव हो रहे हैं। अब आता है जी अगला पॉइंट। अगला सिनेरियो क्या है? पॉइंट नंबर 2। सम टाइम होता क्या है कि आपने किसी को सेल की, आप रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। आपका फॉर एग्जांपल टैक्स विथहेल्ड हुआ 4.5%, जो कि अमाउंट बनती है 4500। ठीक है, अब जो मिस्टर B जिनको आप सेल कर रहे हैं, चूंकि आपका NTN या ID कार्ड नंबर उनके पास अवेलेबल है, ठीक है, उन्होंने आपके नाम पे अगर सही टैक्स जमा करवाएंगे तो कितना जमा होगा? 4500। और इस 4500 को रिवर्स कैलकुलेट करें तो जो अमाउंट बनेगी 1 लाख रुपया, वो आप जो भी मिस्टर A है ये अपनी इनकम डिक्लेयर कर देगा, तो कोई नोटिस नहीं है, ओके है, चीज़ें मैच है। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर क्या प्रैक्टिस की जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल जिसको आप सेल कर रहे हैं मिस्टर B को, और मिस्टर B के पास एक ये बंदा भी है जो कि अनरजिस्टर्ड है और वो अपना ID कार्ड नंबर नहीं दे रहा, तो वो क्या करेगा? वो जनाब देखेगा कि कौन सा जो टैक्स पेयर है जिसकी ट्रांजेक्शन कम हो रही है, जिसको अवेयरनेस नहीं है टैक्स की, वो क्या करेगा? एक और अमाउंट जैसे ऊपर हमने अभी डिस्कस किया है, तो वो 14,000 रुपया जो ऊपर की एग्जाम्पल है वो आपके नाम पे जमा करवा देगा। अब आपने इनकम डिक्लेयर की है 1 लाख की, आपके नाम पे टैक्स कितना जमा हो रहा है? ये जब इन दोनों को जमा कर रहे हैं 18,500, यानी कि इस 14,000 में 5,000 रुपये हम अज्यूम करते हैं सेल टैक्स का भी शामिल है। तो अब आपको तो नहीं पता, आपने तो कहा भाई मेरे नाम पे तो सिर्फ मैंने तो ये ट्रांजेक्शन की है, तो इस वजह से आपके नाम पे कोई भी आपके ID कार्ड का CNSE नंबर का मिसयूज़ कर सकता है। तो जब मिसयूज़ होगा तो आप इन चीज़ से अनअवेयर है, आपको पता ही नहीं है, आप 1 लाख डिक्लेयर करेंगे, एक्चुअल में जो इनकम होगी वो 18,500 के मुताबिक कैलकुलेशन होगी। तो इस वजह से भी आपको फ्यूचर के अंदर इश्यूज आ सकते हैं। अब इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसके ऊपर 3-4 बार हम डिस्कशन कर चुके हैं कि एक लेक्चर है हाउ टू चेक द टैक्स पेड ऑन योर NTR और CNSE नंबर MIS के ऊपर, उस चीज़ को बार बार देखा करें। आपके नाम पे गलत ट्रांजेक्शन हो रही हैं, फौरी रिपोर्ट करें। मुझे कुछ दिन पहले किसी का मैसेज आया, एक दो जो इसमें व्हाट्सएप पे कि जी हमारे नाम पे मैंने शुगर की एक गाड़ी ली है लेकिन मेरे नाम पे 26 गाड़ियाँ आ रही हैं। हो सकता है वो ये जो लेक्चर है वो भी सुने। तो मैंने उनको ये कहा था कि आप इस चीज़ का फौरी एक्शन लें, एक लेटर लिखें, ईमेल करें उस कंपनी को भी, FBR को भी, कि मेरा इनके साथ कोई तल्लक नहीं है, ये मेरे डॉक्यूमेंट है, ये एविडेंस है, मैंने सिर्फ एक गाड़ी ली है इस डेट को और ये मैंने पेमेंट की हुई है। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज करें। अगर फॉर एग्जांपल
वो जो भी शुगर की कंपनी है वो मिसयूज़ कर रहे हैं, और एक बार उन्होंने 25 जो है वो गाड़ियाँ ज़्यादा शो कर दी और अगली बार फिर कोई आईडी कार्ड नंबर नहीं देता तो मज़ीद फिर 25 शो कर देंगे। तो ये बंदे ने तो एक्चुअल में हो सकता है दो गाड़ियों का जो चीज़ें हैं वो ली हों, शुगर की जो 2 गाड़ियाँ खरीदी हों, लेकिन उसके नाम पे रिपोर्ट हो रही हैं 50 तो 48 जो गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, तो उसकी इनकम भी उसके मुताबिक कैलकुलेट होगी। तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि हमें इन चीज़ों से अवेयर रहना है। अब ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी टाइट हो रही है, स्क्रूटनी हो रही है, डिफरेंट लोगों को नोटिस रिसीव होते हैं, वन विंडो ऑपरेशन हो चुकी हैं। अगर हम इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो हमारा आईडी कार्ड का मिसयूज़ हो सकता है। हमें बेसिकली अवेयर रहना है। हमें अपनी जब भी ट्रांजेक्शंस करनी है तो हम जो दूसरी पार्टी है उस पर ट्रस्ट मत करें। आप उन पर ट्रस्ट मत करें। आप स्ट्रांगली फॉलो अप रखें कि मेरा चालान दें, कितनी अमाउंट का जमा करवाया। उस सीपीआर को वेरीफाई करें कि इस सीपीआर पे मेरा कोई मिसयूज़ तो नहीं हुआ, मेरे नाम पे कोई और जमा तो नहीं हुआ। ये भी पॉसिबल है वो आपके नाम पे 2 जमा करवा के आपको 1 दे दें, लेकिन एक्चुअल में 2 जमा हुए हैं। तो ये सारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं और कुछ टाइम के बाद हमें नोटिस आता है। नोटिस आने के बाद जो रिप्लाई करने के बाद हो सकता है हम अप्रूव कर सकें कि जी हमारे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन चूंकि उस चीज़ में टाइम भी इन्वॉल्व है, कॉस्ट भी इन्वॉल्व है और आपके जो ऑपरेशन है वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इस वजह से इसको आप जब कोई भी चीज़ इनपुट हो रही है वहीं पे कंट्रोल करें। टाइमली बेसिस पे इसका फॉलोअप रखें। एमआईएस में जाके इसको देखते रहें। कोई अगर आपके नाम पे 1 लाख रुपए अगर आप जैसे ऊपर आपने ये फर्स्ट एग्जांपल देखी है, तो यहाँ पे भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है। सम टाइम आपके ए या बी अकाउंट होते हैं, उसमें से बी में आप इनवाइस कर रहे हैं, लेकिन उनका आईडी कार्ड आपके पास आया तो वो आपके नाम पे जमा, क्योंकि उन्होंने तो टैक्स जमा करवाना है किसी न किसी आईडी कार्ड के अगेंस्ट, तो वो क्या करेंगे, आपको बताए बगैर आपके नाम पे जमा करवा देंगे। तो बाद में मसला किस लिए होगा, आपके लिए। तो ये अमाउंट जब मटेरियल बन जाएगी तो उसके बाद सारा टैक्स उस पे लग जाएगा, कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी और आपको अल्टीमेटली टैक्स देना पड़ेगा। या जिस तरह आज एक्शन लिया जा रहा है, अगर आप नहीं पे करते, रिप्लाई नहीं करते, तो आपके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। बिजनेस का जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो हाई हो जाएगी, आपके ऑपरेशनल इश्यूज आ जाएंगे। तो इसको केयरफुली मॉनिटर करें। अगर आपको इस तरह की ट्रांजेक्शन हो रही हैं या आप कर रहे हैं, तो आपको स्टार्ट से पता होना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन करने से मेरा क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें। हम इस पे ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। कोई सजेशंस हो मेंशन किया करें ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये चलता रहे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।